मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो क्या ये नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हर साल 22 से 23 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, विल आई बी एबल टू मेक इट? जो एक स्टूडेंट टॉपर या फिर एवरेज कैसे होता है पता है? इन केस ऑफ नीट यहाँ पे बस सिलेबस कंप्लीशन या थॉरो नॉलेज से सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। 4 पिलर्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम समझ पाओ कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक्चुअली में ऑन ग्राउंड तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है ना, तो मैं समझता हूँ तुम कहीं ना कहीं नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का प्लान कर रहे हो। देखो, इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे जिनसे तुम इधर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो या फिर तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर तुमने अभी 10th या फिर 12th के बोर्ड्स दिए हैं ना, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब तुम नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियली जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। एक मेजर डाउट ये आ रहा होता है कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो क्या ये नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हर साल 22 से 23 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, विल आई बी एबल टू मेक इट? क्या मैं इस एग्ज़ाम में अपने लिए एक MBBS सीट एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिक्योर कर पाऊंगा? तो देखो यार, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे ऐसे जितने भी डाउट्स हैं ना, उनका एक क्लियर आंसर तुम्हारे पास हो और तुम एक क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ अपने नीट जर्नी को स्टार्ट कर सको। देखो, बिफोर स्टार्टिंग योर नीट प्रिपरेशन तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो नीट एग्ज़ाम है ना, दिस इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्ज़ाम मई के फर्स्ट संडे को हर एक साल कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम कुछ डेटा देखें तो 2024 में ऑलमोस्ट 23 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर नीट एग्ज़ाम, और अगर 2025 का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 22 लैक्स। इट मीन्स कि कंपटीशन तो बहुत हाई है। अगर हम MBBS सीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अप्रॉक्सीमेटली 55,000 टू 59,000 MBBS सीट्स आर देयर, और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस को भी इंक्लूड करें तो ऑलमोस्ट 1,14,000 टू 1,18,000 MBBS सीट्स आर देयर। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नीट एग्जाम में इन टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने पे तुम्हें +4 मार्क्स ग्रांट किए जाते हैं। यहाँ पे अगर तुम इनकरेक्ट आंसर देते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट भी किया जाता है, यानी कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, अनलाइक योर बोर्ड्स। अब इन टोटल 720 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसके लिए तुम्हें 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अगर हम सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तुम देख सकते हो कि बायोलॉजी अकेले 50% वेटेज रखता है, जो कि फर्दर डिवाइडेड है बॉटनी और जूलॉजी में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 25% का वेटेज फॉर 180 मार्क्स, सेम गोज फॉर फिजिक्स, 25% का वेटेज फॉर 180 मार्क्स। देखो, अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें ना, तो एक्चुअल में ये वही सिलेबस है जो तुम 11th और 12th में एकेडमिक्स में देख रहे हो, एग्जैक्टली फ्रॉम NCERT। तो नीट का सिलेबस कुछ एकदम डिफरेंट नहीं है। तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो, एक्चुअल में डिफरेंस जो है ना, वो एग्जाम के पैटर्न में है। तुम बोर्ड्स के एग्जाम के लिए डिफरेंट अप्रोच रखते हो और नीट के एग्जाम के लिए टोटली डिफरेंट अप्रोच चाहिए। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बोर्ड्स में अगर तुम सिलेबस अच्छे से कर लो और तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उसके साथ अगर तुम अपने बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, यानी कि तुम्हारा आंसर राइटिंग अप्रोच अच्छा है, तो तुम इजीली 90+ स्कोर कर सकते हो। बट इन केस ऑफ नीट, यहाँ पे बस सिलेबस कंप्लीशन या थॉरो नॉलेज से सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। यहाँ पे ये तो प्री रिक्विजिट माना जाता है कि तुम्हें पूरा सिलेबस अच्छे से तो आना ही चाहिए।
लेकिन तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी टाइमिंग और एक्यूरेसी से डिसाइड होती है। यहाँ पे सिलेबस एक प्री रिक्विजिट है, और अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए देन तुम्हें एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन विथ हाई एक्यूरेसी अटेम्प्ट करने होंगे, देन यू हैव अ चांस। अब समझो, एक जो मेजर डाउट था ना बच्चों का कि एक एवरेज स्टूडेंट नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, तो देखो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत जरूरी है। देखो, जब हम स्कूल में रहते हैं ना, तो हमें एक्चुअल में इन दो चीजों पे काम करना होता है, अपना अप्रोच डेवलप करने के लिए और लर्निंग एबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए, जिसमें मोस्ट ऑफ अस ध्यान नहीं देते। देखो समझो, एक स्टूडेंट टॉपर या फिर एवरेज कैसे होता है पता है? एक्चुअल में ये जो टॉपर स्टूडेंट है ना, इसका माइंडसेट, समझ रहे हो, इसके लिए जो प्रायोरिटी है ना वो इसके एकेडमिक्स हैं, समझ रहे हो। अब इसके लिए ये अपने स्टडीज में टाइम ज़्यादा देता है। अब टाइम ज़्यादा देता है तो अल्टीमेटली ये अपना अप्रोच डेवलप कर रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स डिफरेंट काइंड ऑफ खोज रहा होता है, और ये अपने लर्निंग एबिलिटीज़ को भी अनलॉक कर रहा होता है। दैट्स वाई ये मैक्सिमम बच्चों से अहेड रहता है और ये एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ऐसा कोई गॉड गिफ्ट वाला सीन नहीं होता है टॉपर्स के साथ, वो भी एक नॉर्मल सा आईक्यू वाला स्टूडेंट ही है, बस उसका प्रायोरिटी अलग है, उसका मेंटालिटी अलग है। तो देखो, अगर तुम भी अपने प्रिपरेशन फेज में भी अगर इन दो पिलर्स पे काम करने लगे ना, तो इवेंचुअली तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे एंड श्योरली यू विल मेक इट। देखो, अभी तक की कहानी देख के तुम्हें एक चीज तो समझ आ गई होगी, नीट इज नॉट अ इजी गेम। समझो, नीट के लिए तुम्हारा टोटली एक डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसके रिक्वायरमेंट भी टोटली डिफरेंट है, जैसा हमने डिस्कस भी किया। अब देखो, सबसे पहले हमें कुछ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जिसका 50% वेटेज है हमारे एग्जाम में, तो इसके लिए एनसीईआरटी जो है ना, दिस इज अ गॉड लेवल बुक। नीट के फील्ड में बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को गॉड लेवल बुक माना गया है। देखो, नीट में तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो बहुत चाहिए। अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दोगे, तुम सब्जेक्ट को समझने का ट्राई नहीं करोगे, बस मगअप करने का ट्राई करोगे, देन तुम्हें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ क्वेश्चंस के। देखो, बायोलॉजी में तुम्हें असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मगअप करके चीज़ें जाओगे तो डायग्रामेटिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो तुम कर लोगे, जो डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी के, मे बी वो भी कर लो, लेकिन असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करें, तो हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मेनली न्यूमेरिकल अप्रोच पे बात कर रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म इज द की। तो समझो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का, हर एक सब्जेक्ट को कैटर करने का डिफरेंट वे है, और ये जो तरीका हमने निकाल के तुम्हारे सामने रखा है, ये सब क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए बनाया गया है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम कितने नॉलेजेबल हो या फिर तुम्हें कितना ज़्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट का, वो मैटर नहीं करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम कितना ज़्यादा एक्यूरेटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। अब समझो, जैसे फिजिक्स भी एग्जैक्टली अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स का। एग्जैक्टली अप्रोच नहीं कह सकते हो, लेकिन कुछ की टर्म्स हैं जो दोनों में तुम्हें सेम ही लगेंगी। जैसे एनालिटिकल अप्रोच, अगर तुम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन देख के कि
किस टाइप का प्रॉब्लम है और तुम्हें किस टाइप के फॉर्मूलाज यूज करने होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देन तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में प्रॉब्लम आने वाला है। फंडामेंटल्स तो टॉपिक के बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन को एनालाइज भी कर पाओगे। तो देखो, हर एक सब्जेक्ट का अपना अप्रोच है, और ये अप्रोच कहाँ से आ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आ रहे हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान तुम्हें जरूर से रखना होगा। अब देखो, स्ट्रक्चर की बात तो हमने पहले भी कर ली थी, जैसे कि तुम्हें पता ही है 180 क्वेश्चन, ईच करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स, ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। टोटल 720 मार्क्स का पेपर है, जिसके लिए तुम्हें 3 आवर्स दिए जाते हैं, यानी कि 180 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, जिसके लिए 180 मिनट्स भी हैं तुम्हारे पास। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो तुम्हें 600 मार्क्स एक तुम्हें बेंचमार्क ये जो दिखता है ना, तुम अगर कहीं ऐसे कोई भैया दीदी या कोई भी प्रिपेयर भी कर रहा होगा ना, तो उनसे भी पूछोगे तो इसको गोल्डन ब्रैकेट माना गया है। देखो, इसको समझने के लिए तुम्हें लास्ट 2 ईयर के कट ऑफ समझने बहुत ज़रूरी हैं। 2024 में जो MBBS सीट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ गया वो था 650 के अराउंड, और 2025 में जो कट ऑफ था वो था 520। तो इससे तुम एक चीज समझ पा रहे होगे कि ये जो 600 का जो गोल्डन ब्रैकेट है ना, ये बीच में लाई कर रहा है। यानी कि इनिशियली जब तुम अपना प्रिपरेशन फेज स्टार्ट करोगे, आइदर तुम ऑनलाइन कर रहे होगे या फिर ऑफलाइन, तो जो तुम्हारे टेस्ट होंगे या फिर जो भी तुम मॉक टेस्ट एंड ऑल लगा रहे होगे, इनिशियली तुम्हें टारगेट 600 मार्क्स को करना है, देन इवेंचुअली तुम इंक्रीज करते जाओ इसे। अब समझो, जो हमने पहले सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात करी थी, सेम यहाँ पे भी वही बात है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर रहने चाहिए, तुम्हें एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए टॉपिक के बारे में, ऐसे सुपरफिशियल बस चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें न्यूमेरिकल अप्रोच रहना चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच रहना चाहिए तुम्हारा, कि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। अब समझो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि नीट इज़ नॉट लाइक बोर्ड्स, कि बस तुमने सिलेबस कंप्लीट किया और तुम्हें थोड़ा बहुत थॉरो नॉलेज हो गया सब्जेक्ट के बारे में तो तुम इजीली क्रैक कर लोगे। नहीं, ये तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि तुम्हें थॉरो नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। लेकिन ये इंश्योर नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। इंश्योर करता है टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो और तुम विद इन टाइम लिमिट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट एक्यूरेटली ना कर पाओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर तुम ना कर पाओ, इवन अगर मैं 600 की भी बात करूँ तो 600 मार्क्स तुम्हें स्कोर करने के लिए 180 में से 150 क्वेश्चन तुम्हें एक्यूरेटली करेक्ट करके आने होंगे विद इन द टाइम लिमिट। तो समझो, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए 4 यहाँ पे पिलर्स बनाए हैं, ठीक है। अगर ये तुम चारों पिलर्स पे ध्यान दो ना, ठीक है, तो यू विल रियलाइज कि ये एक बहुत इफेक्टिव वे है जिससे तुम इस ब्रैकेट तक पहुंच सकते हो। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सेकंड वन इज रिवीजन नॉलेज रिटेंशन के लिए। थर्ड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो तुम्हारा मेथड है ना उसको रिफाइन करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, टेस्ट। ये तीनों को करने के बाद तुम्हें टेस्ट लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ योर एग्जाम। ऐसा कुछ मैजिक नहीं होने वाला है नीट में। जैसा तुम टेस्ट में परफॉर्म कर रहे होगे ना, एक्चुअली में ये जो टेस्ट है ना, इसे तुम्हें अपने लिए हर एक टेस्ट को नीट ही मान के टेस्ट देना चाहिए। जैसा तुम टेस्ट में परफॉर्म कर रहे होगे वैसा ही एग्जैक्टली तुम्हारे साथ नीट में भी होने वाला है। ऐसा कुछ मैजिकल उस दिन नहीं होने वाला है कि टेस्ट में तुम समवेयर अराउंड 500 स्कोर कर रहे हो, नीट में जाके 600। बहुत ज़्यादा मिरेकल का ज़रूरत होगा ऐसा कुछ करने के लिए। लेकिन अगर तुम टेस्ट को प्रायोरिटी नीट की तरह देने लगो और हर एक टेस्ट में कोशिश करो कि 600 प्लस स्कोर करो, देन इवेंचुअली तुम नीट में भी स्कोर करोगे। तो देखो, इन चारों चीज़ों का तो तुमको अच्छे से ध्यान देना है। देखो, एक और चीज़ है जिससे तुम्हें बचना है, दैट इज़ बैकलॉग। अपने टास्क को कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ो कल के लिए। देखो, नीट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है।
ऐसा नहीं है कि तुम 1 वीक तक एकदम स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हो एंड देन तुम 2-3 दिन के लिए ब्रेक ले रहे हो फिर पढ़ रहे हो। देखो, बैकलॉग सबसे बड़ा एनिमी है तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने टारगेट्स को टाइम वाइज अचीव नहीं करोगे तो इवेंचुअली तुम फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जो कि है सिलेबस कंप्लीशन। अगर ये नहीं हो पाया तो फिर अगर इसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो देन रिवीजन कहाँ ही कर पाओगे। अगर रिवीजन नहीं कर पाया तो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा तुम टेस्ट मिस करोगे और इवेंचुअली तुम अपने गोल से डेविएट हो जाओगे। तो इसीलिए इन चारों पिलर्स को बैलेंस करके चलना है, हर चीज़ का ध्यान देना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है तुम्हें, बैकलॉग नहीं लगने देना है। इवेंचुअली अगर तुम ये चारों पिलर्स को अच्छे से ध्यान देते हो और एकदम इंटैक्ट रखते हो तो अल्टीमेटली तुम ये गोल्डन टारगेट तक पहुंच जाओगे, 600+ तुम स्कोर करने लगोगे और इवेंचुअली तुम नीट भी क्रैक कर लोगे। एक नीट एस्पिरेंट से एमबीबीएस स्टूडेंट होने का जो जर्नी है वो मैंने तुम्हें अभी उतनी देर में ट्राई करा, एक तुम्हारे सामने पिक्चर क्रिएट करने का कि तुम समझ पाओ कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक्चुअली में ऑन ग्राउंड तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई है, अगर तुम इन सारे बातों को ध्यान में रखते हो और तुम एक अच्छा सॉलिड प्लान बना के तुम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो आई एम श्योर कि तुम हाईली एफिशिएंट वे में प्रिपरेशन कर पाओगे और इवेंचुअली यू विल मेक इट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी एंड बी कंसिस्टेंट, बैकलॉग नहीं लगने देना, चीज़ों को ध्यान रखना और ये 4 पिलर्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यही तुम्हारे स्टेप्स हैं जिनको तुम फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली यू विल मेक इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।